हेलो एंड वेलकम टू कंसोलिडेट यूपीएससी। इस वीडियो में हम सीएपीएफ एसी के एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट इन्वायरमेंट को 5 पेजेस में रिवाइज करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सुनने में शॉकिंग लग सकता है कि इन्वायरमेंट को 5 पेजेस में कैसे रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके दो रीज़न हैं। एक तो सीएपीएफ में कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीएससी की तरह टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सीएससी में इन्वायरमेंट एज अ पूरा सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा है कि एग्ज़ाम को बहुत ही लिमिटेड गिने चुने दिन बचे हुए हैं, तो हमने कोशिश की है कि इन 5 पेजेस में वही कंटेंट डाला जाए जो कि सीएपीएफ एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछा जा रहा है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। तो एक बार आप इस पर नज़र मार लीजिए, फिर अपन इसको रिवाइज करेंगे। जैसे ये इकोलॉजी है, तो इससे रिलेटेड टर्म्स वगैरह जो पूछी जा रही थी, पिरामिड वाला, तो ये हमने एक पेज में कवर किया है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके एक्ट, अथॉरिटी, प्रोहिबिशन, ये सब हमने शॉर्ट में कवर करने की है। उसके अलावा ये कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, इनमें डिफरेंस, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये आपने बार बार सुना होगा। उसके अलावा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन से बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सी ओजोन डिप्लेटिंग गैस है, कौन सी जीएसजी है, तो हमने सब एक जगह कर लिया है। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। उसके अलावा ये जो बार बार पूछा जा रहा था वो। उसके अलावा ग्लोबल कन्वेंशन, ग्लोबल कन्वेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेड़ बना के पूछी जा रही थी अगर आपने पीवाई को देखे हैं तो ये हमने शॉर्ट में की, इनको रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छे से। रिसेंट में जो कोप हुआ है वो भी पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने एक जगह कर लिया है। उसके अलावा इंडिया के इनिशिएटिव्स, स्पेशली रामसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिसेंट में एड हुई है वो सारी हमने यहाँ कर ली है, इनको भी रिवाइज करेंगे। और साथ में अपडेटेड एनडीसी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो इकोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। इकोलॉजी सबसे बेसिक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई सेल, जो आप जानते ही हैं। उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, उसके बाद इकोलॉजिकल सिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो इनको वो सीक्वेंस में पूछ लेता है कि कौन सी जो है ये, जैसे बायोम है वो बायोस्फीयर से बड़ा है या फिर बायोस्फीयर इकोलॉजिकल सिस्टम से, कौन किसके अंदर आता है। जैसे बायोम के अंदर इकोलॉजिकल सिस्टम आता है, इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बायोम आता है। तो इसलिए हमने इनको यहाँ पर एक जगह ऐसे सीक्वेंस में लिखा है। और इस चार्ट से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे इकोलॉजी क्या है, जैसे एक पॉन्ड का इकोसिस्टम जिसमें ये फिशरी है, या फिर फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वो इकोलॉजी अपने आप में। बायोम क्या है, बायोम अपने आप में क्लाइमेटिक जोन्स है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियल फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा या फिर टेगा बायोम हो गया। तो ये थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, तो बायोम हो गया। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सारी जगह बायोस्फीयर है। इसमें एटमॉस्फेयर भी आएगा, हाइड्रोस्फीयर आएगा, लिथोस्फीयर, वायु, जल और स्थल, तीनों चीज़ें इसमें आ गई है मतलब। तो बायोस्फीयर सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये सीक्वेंस बस आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक टर्म है इकोलॉजिकल निशे। ये क्या होती है कि जहाँ पर स्पीसीज अपना यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करता है, उसको ये इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं, जहाँ पर वो रह रहा है और अपना जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है कोई भी स्पीसीज़। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दो स्पीसीज़ का कभी भी सेम निशे नहीं हो सकता है। ये इसी को गाउस प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इकोटोन भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। इकोटोन क्या होता है, जहाँ पर दो इकोलॉजिकल जोन्स आकर मिलते हैं ना, कि जैसे यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इधर यहाँ से डेसिडियस फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो जो यहाँ का जोन होगा इसको इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसको इकोटोन बोला जाता है। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी। और उसके बाद है फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन वो है कि हु ईट्स टू हुम। जब हम देखें कि कौन किसको खा रहा है, तो वो जो चेन बनती है लीनियर सीक्वेंस में, मतलब एक लाइन में, तो वो फूड चेन होती है। लेकिन जब बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन्स को हम एक साथ एक जाल में समझेंगे, तो कि भाई, क्योंकि जरूरी थोड़ी एक जीव केवल एक ही आइटम को खा रहा होगा, हो सकता है ये जीव इसको खा रहा हो और ये इसको भी खा रहा हो, उसको भी खा रहा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो पूरा जो जाल होता है उसको फूड वेब बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, इसमें इतना कुछ है नहीं, ये काम की चीज़ है। इकोलॉजिकल पिरामिड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से क्या पूछता है कि पिरामिड जो होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ऐसा पूछता है कि कौन सा वाला पिरामिड अपराइट होगा, कौन सा वाला इन्वर्टेड होगा, मतलब सीधा उल्टा पिरामिड, ये सब पूछता है। तो ये हमने शॉर्ट में यहाँ पर किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट, हमेशा सीधा होता है। उसके अलावा 10% एनर्जी लो भी इसमें फॉल होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में। ये क्या होता है कि जैसे जो प्रोड्यूसर है अगर उसने 100 यूनिट किसी चीज़ को कंज्यूम किया है, तो उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर आएगा उसके पास ये 10 जाएगा, फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा उसके पास ये सिर्फ 1 जाएगा, उसके बाद जो आएगा उसके पास 0.1 जाएगा, मतलब 10% ही आगे ट्रांसफ़र होता है, बाकी लॉस हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद है पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर में ऐसा है कि ग्रासलैंड और एक्वाटिक का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से, कि जैसे ये घास हो गई, तो घास तो बहुत सारी है, फिर इसको कुछ हिरन खाएंगे, फिर इन जैसे 10 हिरन खाएंगे अगर, तो 10 हिरन को 2-3 शेर खाएंगे, 2-3 लॉयंस खाएंगे, तो ये पिरामिड ऐसे बन रहा है ना। सेम वैसे ही एक्वाटिक का होता है। और लेकिन जो ट्री का होता है वो उल्टा कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि ये एक ट्री है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं, फिर इनमें इन बर्ड्स में एक बर्ड्स में बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे। एक बर्ड्स के बॉडी में लगभग 100 पैरासाइट्स होंगे, तो कितने सारे पैरासाइट हो गए, फिर उन पैरासाइट्स की बॉडी में भी बहुत सारे हाइपर पैरासाइट्स हो गए, तो ये ऐसे बनता है। तो ये समझने की चीज़ जैसे अभी नहीं है, आपको बस अभी क्विकली रिवाइज करना है, मैंने समझाने के लिए बस बता दिया अगर आया हो आपको समझना। बाकी अगर नहीं भी आया तो भी आपको याद तो रखना ही है, ठीक है। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, अपरेट किस किस का बनता है, ग्रासलैंड का और फॉरेस्ट का, बाकी एक्वाटिक का इसमें इन्वर्टेड बनता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, पिरामिड ऑफ जो नंबर है उसमें ग्रासलैंड और एक्वाटिक का अपराइट बनेगा, और इसमें जो है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का अपराइट बनेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर में बनेगा केवल इन्वर्टेड का उल्टा, और बायोमास में बनेगा किसका, एक्वाटिक का उल्टा, एक्वाटिक में उल्टा बनेगा मतलब। तो बस ये रट लेना अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम बार बार पढ़ते हैं कि जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये क्या होता है, इनको हम किससे एक्ट करते हैं, इनमें क्या क्या प्रोहिबिशन है, तो वो हमने शॉर्ट में कवर किया है। कि जैसे नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है इसको। अथॉरिटी इसमें सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है इसमें जनरली। इसके अलावा प्रोहिबिशन क्या है, एवरीथिंग इज़ प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, कहने मतलब सब कुछ प्रोहिबिटेड है, मतलब इसमें सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा मेंटेन की जाती है, ठीक है। उसके अलावा बाउंड्री कांट बी अल्टर्ड, मतलब अगर की भी जाएगी तो लेजिस्लेशन से, मतलब लॉ लाना पड़ेगा इसके लिए। स्टेटस फिक्स्ड, और फोकस किस में होता है, इसमें प्लांट और एनिमल्स में होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, इसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये किया जाता है एस्टेब्लिश। उसके बाद इसमें भी सेंटर स्टेट दोनों अथॉरिटी कर सकते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें जो होता है लिमिटेड अलाउ होता है, ठीक है, और इसमें तो अलाउ नहीं होता है, मतलब ये इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेफ्टी है इसमें नेशनल पार्क में। उसके अलावा एवरीथिंग इज़ परमिटेड एल्स प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें सब कुछ अलाउ होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने देखा होगा, आप ज़्यादातर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनरली घूमने जा सकते हैं इसमें, पर जनरली नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लिमिटेड नेशनल पार्क में आप घूमने जा सकते हैं, मतलब इसमें प्रोहिबिशन ज़्यादा है और इसमें कंपेरेटिवली कम है। ऐसे तो कंपेरिजन से पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। कांट बी अल्टर्ड, और इसमें अल्ट्रेशन किससे होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा, ठीक है। और इसमें लेजिस्लेचर मतलब इसमें लॉ लाना पड़ेगा, इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा, उसमें काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फोकस होता है वो स्पीसीज होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पे, कि भाई बर्ड्स पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज पे ज़्यादा ध्यान होता है इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों पे होता है। और फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये भी, और मेब यूनेस्को का प्रोग्राम है, तो इनके तहत इसको डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद इसमें ह्यूमन जो है यूज़ कर सकते हैं अगर सस्टेनेबली यूज़ करें, मतलब जैसे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है, इसको भी लेजिस्लेशन से किया जा सकता है अगर कुछ चेंज करना हो तो, और इसमें फोकस इंटायर इकोसिस्टम में होता है। तो आप एक बार ये कंपेरिजन देख लेना, इससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। उसके बाद है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या डिफरेंस है। दोनों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के अंडर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कंजर्व है, तो कंजर्व ध्यान रखना है, इसको गवर्नमेंट ओन करती है, जबकि कम्युनिटी रिजर्व है तो इसको हो सकता है कोई प्राइवेट एंटिटी या फिर कोई कम्युनिटी ओन कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये तो बहुत बार पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, इसमें सॉरी PYQs में पूछा गया, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मतलब सेंटर नोटिफाई करता है पहली चीज़ तो। दूसरा है कि इसके अराउंड ये क्या होता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो बफर जोन बनाते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटीज़, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, कौन सी रेगुलेटेड है, कौन सी परमिटेड है, ठीक है ना। तो जो प्रोहिबिटेड है वो है माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री और एरियल टूरिज्म, ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये एकदम ही नुकसान कर देगी इसको इन्वायरमेंट को। उसके बाद है रेगुलेटेड कौन सी है, ट्री फेलिंग मतलब पेड़ों की कटाई होगी, या होटल हो गया, मान लो कोई कभी टूरिज्म हो रहा है वहाँ पे, तो लिमिटेड रेगुलेशन के माध्यम से होटल ये कर सकते हैं, रिजोर्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड है, मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। और जो एक्टिविटीज़ परमिटेड है जिनके लिए आपको ये मतलब
कोई प्रोहिबिशन नहीं, वो है लोकल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई लॉस ही नहीं इससे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो आप खुद से भी दिमाग लगाएंगे ना थोड़ा, तो आपको मतलब याद हो जाएगा कि परमिटेड कौन सा है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लोकल एग्रीकल्चर, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर करेंगे, सही ना, तो ये परमिटेड है। लेकिन एकदम प्रोहिबिटेड कौन सा, पोल्यूटेड इंडस्ट्री और ये माइनिंग, एरियल टूरिज्म, इनसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और ये रेगुलेटेड है। तो थोड़ा दिमाग लगा के याद करोगे तो हो जाएगा। उसके अलावा वेस्टर्न घाट को जो वेस्टर्न घाट का जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वो कितना होना चाहिए, इसके लिए कमेटीज़ 2 बार गठित हुई थी। एक तो गौडगिल कमेटी, तो उन्होंने बोला था कि 64% ऑफ वेस्टर्न घाट को ESZ डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और एक बनी थी कस्तूरी रंगन, तो उन्होंने बोला था 37% ऑफ वेस्टर्न घाट को ESZ डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो ये आप एक साथ याद कर सकते हो, पूछ लेते इसको बहुत बार। इसके बाद पोल्यूशन देखते हैं। पोल्यूशन में जनरली ये पूछा जाता है कि जो कौन सा वाला जो कंपोनेंट है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो पहले आप नाम से लग रहा होगा आपको, प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं जो सीधा किसी डायरेक्ट सोर्स से निकले हो और वो पोल्यूशन का काम करें। जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारे डायरेक्ट निकलते हैं, डायरेक्ट गैस हैं जो किसी सोर्स से निकलती है और पोल्यूशन का काम करती है। उसके अलावा पार्टिकुलर मैटर 2.0 एंड 10 VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब डायरेक्ट पोल्यूशन का काम करते हैं, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। उसके अलावा सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट प्लस किसी अदर कंपोनेंट, जैसे एटमॉस्फेयर के किसी कंपोनेंट से मिलकर जो उसके बाद फिर वो पोल्यूशन का काम करते हैं, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। तो इसमें आता है क्या नाम से, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये NO2 VOC मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सनलाइट से मिलकर बनता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। उसके अलावा सेम वैसे ओजोन है, O3, तो जो ग्राउंड ओजोन होती है वो भी किसी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। उसके अलावा एसिड रेन है, ये भी SO2 प्लस नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड से मिलकर बनती है, तो ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एक चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे जो ओजोन है ना, तो अगर वो जहाँ तक वो अगर इस पर स्ट्रेटोस्फेयर पे है तो वो गुड ओजोन है, लेकिन अगर वो ट्रोपोस्फेयर पे है मतलब तो बेड ओजोन का काम करती है, क्योंकि ये यहाँ पर पोल्यूटेंट का काम करती है। और यहाँ पर तो ये जो पैराबैग्निक किरणें आते हैं उनसे बचाती है, सन से आती है उनसे, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछते हो कि जो कौन सी वाली गैसेस हैं वो ओजोन डिप्लेटिंग है या कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है या कौन सी दोनों है। तो हमने ये चार्ट बनाया है यहाँ पर, इससे आप एक बार में याद कर सकते हैं। तो सीधा आपको रट लेना है कि जो दोनों कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये वाली ये 3-4 है जो दोनों है, ये ओजोन डिप्लेटिंग भी है और ग्रीन हाउस गैसेस भी है। बाकी ये वाली है जो केवल ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CO2, ये CH4, ये इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड और ये PFC5, तो ये केवल ग्रीन हाउस गैसेस है। तो उसके अलावा जिनके आगे मतलब ये C5 ये F6 ये ऐसा लिखा हुआ है लगभग। और इधर जो जैसे हेलोजन गैसेस हो गई और उसके अलावा ये CH3Cl CH3Br, तो ये ओजोन डिप्लेटिंग है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं आज। उसके अलावा फिर एक पूछता है, ये बार बार CSE में भी पूछा गया है और CDS में भी, कि जो सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज है जो ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट करती है। तो वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेज में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो वाटर वेपर है, जलवाष्प जो है, लेकिन वो नेचुरल है। ये 2 से कुछ घंटों ही टिकता है मतलब ये, तो इसलिए इसको अपन इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, इस पर इतना काम नहीं करते हैं। तो हम जो जितने भी इनिशिएटिव चलाते हैं वो किनको कम करने के लिए चलाते हैं, CO2 हो गया, CH4, N2O और ये, तो इनका कंट्रीब्यूशन ये आप देख सकते हो राउंड फिगर में लिखा हुआ है। तो मेन तो आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि जो सबसे लार्जेस्ट है वो CO2 है, CH4 है, फिर N2 है, फिर बाकी अदर्स है, ठीक है। और वैसे ग्लोबल एमिशंस पूछते हैं, ये 2024 में भी अगर मुझे सही याद है CSE 2024 में पूछा गया था। उसके अलावा भी ये कहीं पर पूछा गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ग्लोबल एमिशन में पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको सेक्टर वाइज याद कर लेना है कि जैसे जो पावर इंडस्ट्री है उससे सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद है एग्रीकल्चर लैंड से, फिर इंडस्ट्री से, फिर ट्रांसपोर्ट से। तो ये भी आपको रट लेना है। मैंने परसेंटेज इनका इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जनरली आप देखेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया फिर कहीं भी फिर वो थोड़ा वेरिएशन आता रहता है, तो इसलिए आपको बस केवल ये ऑर्डर ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है फिर उसके बाद कौन सा है। तो पावर इंडस्ट्री सबसे पहले याद रखना है, बिजली वाला, कि ये सबसे आगे है, ना कि एग्रीकल्चर है। हो सकता है आप सीधा एग्रीकल्चर पर चल जाए।
तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, तो ये क्या होता है एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग, हम गैसेस की कौन सी गैसेस में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने जो CO2 का होता है पोटेंशियल उसको 1 मान लेते हैं, तो फिर बाकी गैसेस का उसके कंपेरिजन निकालते हैं। तो जैसे CO2 का 1 है तो CH4 का इसके कंपेरिजन में 30 होता है, N2 का 200 और इसका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इतना ज़्यादा 22,000 के लगभग। तो आप देख सकते हो ये इससे कितना ज़्यादा गुना ये है। तो सीक्वेंस आपको रटनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप याद कर लेना इसको। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पूरे वीडियो का, ये अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है ग्लोबल कन्वेंशन से। तो इनमें ग्लोबल कन्वेंशंस में जनरली क्या पूछता है, मैच द फॉलोइंग पूछता है कि जो ये वाली कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से या फिर बायोडाइवर्सिटी से या फिर ओजोन लेयर से। तो हमने इनका ये कैटेगराइजेशन कर दिया है, साथ में ये किससे रिलेटेड है वो भी एक वर्ड्स में अच्छे से शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल भी इससे रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट भी इससे रिलेटेड है, दोनों आए तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। बाकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड UNFCCC है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह फैलाता है। तो इसका ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको कम करने का टारगेट होता है UNFCCC का। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, ये बाइंडिंग टारगेट देता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है और जिनके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें टारगेट था कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए अब, तो ऐसा टारगेट सेट किया गया। तो पेरिस, तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से हैं, आपको 3 अच्छे से रट लेने हैं, वो है कार्टेजियन प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, कुनमिंग प्रोटोकॉल। ये तो आपको अच्छे से टिप पे ध्यान होने चाहिए कि ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इनमें भी अंदर कैसे याद रखना है, कार्टेजियन किससे रिलेटेड है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स इनसे रिलेटेड है, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा जो नागोया प्रोटोकॉल है वो है कि जो नेचुरल रिसोर्स होंगे उनके बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड, जो जेनेटिक रिसोर्स होंगे वो वहाँ की कम्युनिटी जहाँ से वो उठाए गए वहाँ की कम्युनिटी के साथ भी शेयर किए जाएंगे, तो इससे रिलेटेड है नागोया प्रोटोकॉल। फिर है कुनमिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें ये टारगेट सेट किया गया था, ये 2022 में हुआ था, तो 13 ये टारगेट सेट किए गए थे, तो ये कुनमिंग प्रोटोकॉल है। तो ये 3 तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जैसे जो साइट्स है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। किनका इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं इनका इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करता है कि कोई सी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हो उसका इलीगल जो है वो नहीं होना चाहिए, ट्रेड नहीं होना चाहिए, जैसे एलिफेंट्स वगैरह हो गए, है ना। उसके अलावा फिर है UNCMS, मतलब माइग्रेटरी स्पीसीज को देखता है ये, यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी को हम बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, बॉन कन्वेंशन। उसके बाद कार्टेजियन प्रोटोकॉल, ये देख लिया। उसके अलावा एक रेड प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है कभी भी, तो आपको बताना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है ना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर से रिलेटेड 3 कन्वेंशन है, कौन सा, वियना, मॉन्ट्रियल, किगाली। ये तो मतलब आपको बहुत अच्छे से रट लेना है 100% की, क्या पता है क्वेश्चन आ ही जाए। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, ये 1987, ये 2016। देखिए आपने पहले अगर ये पढ़ रखा है ना तो आपको मतलब रिवाइज करने में आसान रहेगी, लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इतने से टाइम में अपन केवल जल्दी जल्दी रिवाइज ही कर सकते हैं, एकदम बेसिक से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है, सही नहीं है। तो जो वियना कन्वेंशन था इसके बारे में ध्यान रखना है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेक्टिफाई करने के पर जोर दिया गया था, और दूसरा ये लीगली बाइंडिंग नहीं था जो पहला वाला था। लेकिन जो बाद वाला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल है ना, जो मॉन्ट्रियल है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लीगली बाइंडिंग था, इसमें इसको रेक्टिफाई करना था। उसके बाद फिर फेज आउट करना था, स्लोली फेज आउट। फिर उसके बाद किसको करना था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, और ये भी लीगली बाइंडिंग है। तो ये 2 जो बाद वाले हुए वो लीगली बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर लिखी हुई एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीगली बाइंडिंग है कौन सा नहीं है, और किस में किसको करना है, वियना में CFC को, मॉन्ट्रियल में HCFC को, किगाली में HFC को, ठीक है ना। उसके बाद है जो हजार्डस केमिकल्स और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कन्वेंशन है पोल्यूशन से रिलेटेड, तो इसमें ये 3 बहुत फेमस है, BRS बोलते हैं इनको, बेसल कन्वेंशन, रोटरडेम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, हजार्डस जो वेस्ट है उनका मूवमेंट जो एक दूसरे देश से जा रहा है तो वो बिना परमिशन के नहीं होना चाहिए, इनका रेगुलेशन के लिए। रोटरडेम है इनके लिए, यह है हजार्डस केमिकल्स के लिए। तो इसमें
केमिकल ध्यान रखना है, इसमें हैजार्डस वेस्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये है इनके लिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए है स्टॉकहोम। उसके बाद मिनामाटा, ये तो आपने सुना भी होगा, ये है क्या नाम से मरकरी जो होता है उससे हेल्थ को बचाने के लिए जो मिनामाटा कन्वेंशन है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबल कोप से कुछ जो रिसेंट ईयर में हुए हैं इनको भी CFF में पूछा जाता है। अगर आपने CFF के PYQs अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आता है। तो अपने कोप के बारे में बहुत सुना होगा हमेशा कि ये कोप की मीटिंग हो रही है, उसकी हो रही है, तो आप सोचते होंगे कभी तो कोप 30 हो रहा है, कभी 16 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है। तो इसका कन्फ्यूज़न आज आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको ऐसा कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो वो है कि अलग अलग चीज़ों के कोप होते हैं। एक तो UNFCCC मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए कोप्स होते हैं। उसके बाद एक बायोडाइवर्सिटी के लिए होते हैं तो इनको UNCVD बोलते हैं। एक होता है साइट्स का अलग कोप होता है अपना UNCCD, मतलब ये इसका डिजर्टिफिकेशन के अलग कोप्स होता है, और रामसर साइट्स के भी होते हैं। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो अगर आपको ज़्यादा यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना है तो आपको इतना ध्यान करना है, बस बहुत लिमिटेड चीज़ें यहाँ से याद करनी है। जो कोप 30 है वो बेलेम ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा इसकी थीम आप याद कर सकते हैं, कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कोप ऑफ ट्रुथ, फॉरेस्ट कोप। तो उसके अलावा जो कोप 31 जो इस बार होने वाला है शायद अगस्त में या फिर दिसंबर तक ऐसे कुछ होगा है, तो ये टर्की में होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको UNFCCC के 2 ही याद करने हैं बस, 30 और 31। उसके बाद UNCVD का कोलंबिया और ये 2024 का, तो ये तो पुराना हो गया, सॉरी। आपको इसको अगर याद नहीं हो तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कोप 70 UNCVD का जो है अर्मेनिया में होने वाला है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद साइट्स का जो है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, बहुत न्यूज़ में आता है, कोप 20, ठीक है। उसके बाद UNCCD का रियाद में हुआ था 2024 में, और सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोप 17 जो है 2026 में होने वाला है, ये कहाँ पे होगा, ये मंगोलिया में होगा, हाँ मंगोलिया में होगा। तो ये करेक्ट वाला मैं लिख के भेज दूँगा आपको, इसी में करेक्ट करके भेज दूँगा, ठीक है। उसके बाद रामसर साइट का रिसेंटली हुआ था विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। ये सब कुछ करंट अफेयर्स में रहा था, उज्बेकिस्तान, ये विक्टोरिया फॉल्स वाला। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपको याद होगा, अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से रट लेना है जो जो आप याद कर पाए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद रामसर साइट का काम पे विक्टोरिया फॉल्स में हुआ था, बस लास्ट है। उसके बाद इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं तो वो देख लेंगे, जैसे रामसर साइट्स हो गया। उसके बाद लाइफ मिशन NDC अपडेटेड वाला, तो जल्दी से देख लेते हैं। रामसर साइट CFF के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। टोटल कितने हो गए, 100 रामसर साइट्स हो गए। और उसके अलावा लार्जेस्ट कौन सा है, सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट ये रामसर साइट है, और स्मॉलेस्ट है रेणुका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। एरिया आपको याद करने की जरूरत नहीं, इनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट्स में अपनी केवल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट्स में रामसर जो साइट्स का जो रामसर कन्वेंशन का ही प्रोग्राम है ये। तो इसमें जिन पे डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा हो, जिन साइट्स का जिनको ज़्यादा खतरा हो, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह से या पोल्यूशन जैसी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको इसमें डाला जाता है। तो अपने यहाँ की केवल उसमें 2 साइट्स है, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिसेंटली कौन सी एड हुई है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के हाईली चांसेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी अब आप कैसे याद कर सकते हैं, फिल्टर करके, सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, देखो 2025-26 में जो हुई है वो तो, पर फिर भी जो 2 सबसे पहले मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है उदयपुर झील और पटना बर्ड सेंचुरी। कैसा, उदयपुर झील नाम से लग रहा है कि राजस्थान का होगा, लेकिन एक्चुअल में किसका है, बिहार का है, तो यह ध्यान रखना है। पटना बर्ड सेंचुरी नाम से किसका लग रहा है, बिहार का है, लग रहा है मतलब कि पटना, लेकिन ये यूपी का है, बिहार का नहीं है, ठीक है ना। तो 2 सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। बाकी इधर से कौन कौन से, जो गोकुल जलाशय और गोगाबिल, ये तो आपको नाम से याद हो जाएंगे कि बिहार के हैं, गोकुल गोगाबिल, वहीं से आप नाम सुनता रहते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको यहाँ पे याद करना है जो एक इम्पोर्टेंट है वो है कोपरा जलाशय, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है इसलिए। बाकी ये वाले ये नाम से अगर आपको राजस्थान वाले याद हो जाए तो, कि जैसे खिलीचंद, मैनार और सिलीसर, ये पूछ भी रखा है UPSC में, कोई से एग्जाम्स में इनको पूछ भी लिया है, ठीक है। तो आप ये याद करते हैं। सिक्किम वाला भी पूछ रखा है कहीं पे, तो पूछा था ये, तो ये बाकी ये याद कर लोगे आप जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें आपका काम हो जाएगा। बाकी ये 2 तो याद कर लेंगे हाईलाइट वाले, पर ये भी याद करना है, जैसे शिखा झील बर्ड सेंचुरी,
तो ये उत्तर प्रदेश का है। ये 99th वाला है, अभी रिसेंटली एड हुआ था। और 100 कौन सा है, जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी, इसको सूरताल भी बोलते हैं। ये 100 है, ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है ना। तो इनमें से एक नई क्वेश्चन तो फंस ही जाना चाहिए। उसके बाद लाइफ मिशन है, लाइफ मिशन है। तो लाइफ मिशन में एक मिनट, लाइफ मिशन देख लेते हैं। ये जो COP16 हुआ था UNFCCC का, उसमें इंडिया ने खुद से डिक्लेयर किया था कि हम लाइफ मिशन फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, लगभग 1 बिलियन अपना टारगेट है कि ऐसे लोग होंगे जो अपने लाइफ ऐसे बनाएंगे जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, मतलब प्लेनेट फ्रेंडली हो, कहने का मतलब। तो और वो लोग अपनी खुद की इच्छा से चुन सकते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट। याद रह जाएगा आपको, आप समझ गए होंगे मतलब क्या है। इसमें ऐसी लाइफ जीनी जो प्लेनेट के अनुकूल हो, मतलब। और ये P3 मॉडल है, मतलब प्रो प्लेनेट पीपल, ठीक है ना। इसको जो हमारे PM है, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था लास्ट 2-3 ईयर्स में, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद लास्ट बचा है NDC 3.0 इंडिया का, जो रिसेंटली अपडेट हुआ है। ये क्या होता है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। तो ये हर कंट्री अपना डिक्लेयर करता है। इंडिया ने सबसे पहले 2015 में NDC अपना डिक्लेयर किया था। उसके बाद 2022 में इसको अपडेट किया था NDC 2.0, और रिसेंटली अभी हाल ही में 2026 में अपडेट किया है 3.0। तो ये NDC 3.0 हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट किया है हमने। ये इसको पंचामृत भी बोलते हैं टारगेट्स को। आप जो GS पेपर 2 में अगर आप लिखो तो उसमें आप ये टर्म्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लाइफ मिशन ये सब मेंशन कर सकते हो। तो ये 5 टारगेट्स है इसमें। तो इसमें जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है वो एक तो ये हुआ है, ये कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से हमें 60% तक लाना है 2030 तक। तो ये पहले कितना था, ये पहले 50% था, ठीक है। उसके अलावा जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो इतना ज़्यादा कम करना है, 3.5 से 4 बिलियन तक रिड्यूस करना है। तो ये पहले कितना था, ये 2.5 से 3 बिलियन था पहले, इसके पहले। और उसके बाद और क्या क्या कम हुआ है, कार्बन इंटेंसिटी है वो 2005 के लेवल से हमें 47% तक रिड्यूस करनी है। तो ये पहले कितनी थी, पहले 45% थी। तो वहाँ से 47 बढ़ा दी हमने। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि रिसेंटली हम 36% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो ये है। उसके अलावा जो बाकी 3 टारगेट्स बचे हैं कौन कौन से, ये वाला और उसके बाद ये वाला, सॉरी ये वाला, दो टारगेट बचे हैं, 1st एंड 5th। ये सेम है, पहले भी यही था कि 500 गीगावाट तक हमें नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करनी है 2030 तक, और नेट जीरो मिशन 2070 तक। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर आपने नोटिस किया हो तो, जो कि अभी CDS 2026 एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, उसकी वजह से स्टेटमेंट गलत करवाया था। वो क्या है, जो बाकी 4 टारगेट्स है उसमें 2030 तक है, लेकिन जो नेट जीरो मिशन है ना वो 2070 तक लाना है हमें, जबकि शायद उसमें पेपर में लिखा होता है कि 2047 तक लाना है। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया था वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मिस्ट स्कीम, ये आपको पता होगा, ये बजट जो है, बजट 2023 का जो बजट था उसमें अनाउंस की थी, मैंग्रोव प्लांटेशन और कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। बस इतना बताना चाहिए आपको। तो यही था यार, ये 5 पेज में अपन ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो रिवाइज करने की कोशिश की है। इसमें अपन ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ रिवाइज कर लिया है, वो चीज़ रिवाइज कर पाए जो CPF के लिए रिपीटेडली पूछी जा रही थी और कंपेरेटिवली ईजी है, लास्ट में आपको याद कर सकते हो। तो इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल कंसोलिडेट UPSC पे मिल जाएगी, कंसोलिडेट UPSC, आपको पता होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।